जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEGS 183 यानी जो इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर जानने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दो तीन जो कि महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी वो पूछे गए हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं BEGS 183 के ऊपर, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट्स मैंने कराए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्ट्रेटजीज़ फॉर अचीविंग कोहेरेंस एंड कोहेजन्स इन अ पैराग्राफ। देखिए बेसिकली ये होता क्या है, ये दोनों जो शब्द हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। देखिए दोनों शब्द एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते हैं और दोनों का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है। दोनों का मतलब है, यदि कोई हम पैराग्राफ लिख रहे हैं या लाइन लिख रहे हैं, तो ऐसे में हमने दो पैराग्राफ लिखे तो दोनों में कोऑर्डिनेशन हो, दोनों में मेलजोल हो, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हों, इसी चीज़ को कोहेरेंस एंड कोहेजन्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे झुकता है लेकिन एक्चुअल मतलब उसका वही है कि दोनों के जो स्ट्रक्चर हैं, बेस स्ट्रक्चर वो मिले। ठीक है, साथ ही जो मीनिंग है, ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये है, उसके बाद मीनिंग से रिलेटेड ये है कि दोनों में जो है ये चीज़ें रिलेट करनी चाहिए, दोनों पैराग्राफ। ठीक है, तभी इसके बारे में बताया गया है कि हाउ टू स्ट्रेटजीज़ फॉर अचीविंग, किस तरीके से ये दोनों चीज़ें अपने पैराग्राफ में अचीव की जा सकती हैं। क्योंकि जो पैराग्राफ, जो चीज़ें आप स्टोरी, कोई भी असाइनमेंट्स आप तैयार कर रहे हो, तो ऐसे में कोहेजन्स और कोहेरेंस का प्राप्त करना, यानी आपके जो पैराग्राफ हैं, जो आपने लाइन लिखी है, वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे को अच्छे से रिलेट करें। ये ना हो कि दो लाइन में कुछ और है, दो लाइन में कुछ और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ़्लो में बात होती है तो तब ज़्यादा अच्छा होता है और चीज़ें सीधे माइंड तक पहुंचती हैं अच्छे से, और रीडर को भी उस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक राइटिंग स्किल है। तो किस तरीके से एज अ राइटर आप कोहेजन्स और कोहेरेंस को प्राप्त कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक अलग मैंने PDF इसकी बनाई है जो कि सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने पैराग्राफ को लिखते समय याद रखने चाहिए, और कोहेजन्स और कोहेरेंस को प्राप्त करने के लिए, इनके अचीवमेंट के लिए किन किन चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखते हुए रीडिंग को करना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं अगर कुछ मिलता है तो इसमें। तो स्ट्रेटजीज़ फॉर अचीविंग कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ। When you look at different paragraphs, each paragraph is developed slightly dependent upon the information that you want to convey to the reader. ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ना ही इसमें कुछ मीनिंग ऐसी दी है जो आपके सीधे समझ में आ सके। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है, एज यू मेक योर लिस्ट यू डू नॉट स्टॉप टू क्वेश्चन वेदर अ डिटेल फिट्स और नॉट। यानी जब आप कोई लिस्ट या कोई चीज़ बनाती हो तो आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। आपको हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए कि क्या जो चीज़ें आप, जो कंटेंट आप अपने राइटिंग में डाल रहे हो, क्या वो फिट है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, यानी जो दो पैराग्राफ या लाइनें अगर हम लिख रहे हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, या जो रीडर है उनको पढ़ने के बाद दोनों को रिलेट कर पाएगा। एनी ऑफ द पॉइंट्स दैट डू नॉट फिट कैन बी रिमूव्ड लेटर। यानी अगर कोई चीज़, कोई ऐसा कंटेंट आपने उसमें डाल दिया है कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करता, तो ऐसे में उसको बाद में हटाया जा सकता है। दिस विल हेल्प यू टू जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड ऑल्सो गिव यू समथिंग कॉन्क्रीट टू वर्क ऑन। ठीक है, तो यहाँ से इतना सा थोड़ा सा लेते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं आगे हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ और आपके लिए इसमें निकाल कर रखा है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम सीधे स्ट्रेटजी पर आते हैं जो कि अक्सर पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में आपसे कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कोहेजन्स और कोहेरेंस को प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए एज ए राइटर। रिमार्क्स ऑन कोहेरेंस। चलिए, इंश्योर दैट योर आर्ग्यूमेंट्स
आर लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड अरेंज्ड, यानी जो आपने चीज़ें, जो आर्गूमेंट्स आपने उसमें डाली हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड हों, एक फ्लो में हों, साथ ही लॉजिकल हों, कोई ऐसे ना हो इलॉजिकल बातें हों उसमें, ठीक है, और अरेंज्ड हों, एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से उसमें आपने डाली हो स्टेप बाय स्टेप, यानी टाइम जो एक तरीके से स्टेप से होनी चाहिए चीज़ें को, जो समझाने का तरीका होता है कोई भी चीज़, जैसे हम आपको कोई घटना समझा रहा हूँ तो उसमें मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। जैसे हमने पीछे शायद आप उस वीडियो में ना हो, अगर आपने उस BPAG 174 की एक वीडियो देखी है, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से पर्यावरण संबंधित जो सम्मेलन है उनको करने की आवश्यकता पड़ी। तो धीरे धीरे पहले हमने उसके 20 साल पहले की स्थिति को जाना कि कैसे कैसे ज़रूरतें पड़ी, धीरे धीरे जब पोल्यूशन ज़्यादा हुआ तो ऐसे में एक वैश्विक सामूहिक ये सलाह उभरी कि किस तरीके, या इस तरीके से एक भावना उभरी कि क्यों हमें जो है सम्मेलन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से कोई भी रीडिंग अगर हम कोई भी राइटिंग अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे में चीज़ों को समझाने के लिए स्टेप्स होते हैं कि क्या चीज़ कब हुई, कौन सी चीज़ पहले हुई बाद में हुई, ये सब चीज़ें हमें अरेंज करनी होती हैं। दूसरी चीज़ इसमें है डेवलप आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली यूजिंग पैराग्राफ, तो ये वही चीज़ है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। बी श्योर टू हैव अ क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, यानी देखिए क्या करते हैं, जब भी हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं, अपना असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तब हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, तब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन, इंट्रो यहाँ पर लिख देता हूँ, इंट्रो सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हमारी आती है बॉडी, जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बी से यानी बॉडी। उसके बाद यहाँ पर आप बॉडी में सब चीज़ें डालोगे कि क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या किन किन चीज़ों पर इम्पैक्ट करता है, या जो भी आपका टॉपिक है, एवरीथिंग जो भी आप लिख रहे हो वो आपकी राइटिंग पर डिपेंड करता है कि कौन सा आप टॉपिक ले रहे हो, तो उसके बारे में सभी जानकारी आपको बॉडी में डालनी होती है। देन आप एक फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। एज अ राइटर आपको अपना यहाँ पर ओपिनियन आप लिख सकते हो, ठीक है, एज अ राइटर आप अपना ओपिनियन डाल सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही निष्कर्ष पर जो चीज़ें होती हैं वो फाइनल डिसीजंस पर होती हैं कि क्या ये चीज़ बेहतर है, क्या ये चीज़ सही है, या आप अपने एज अ राइटर अपने ओपिनियन या किसी और के ओपिनियन जो उस क्षेत्र में कुछ कर चुके हैं या बड़ी संस्थाएं हैं उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आप कुछ लिख सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। अगली चीज़ है मेक श्योर एवरी पार्ट ऑफ द टेक्स्ट फिट्स टुगेदर, यानी कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसका हर एक पार्ट, हर एक लाइन एक दूसरे के साथ फिट बैठनी चाहिए। इंश्योर दैट एवरी न्यू पैराग्राफ इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस पैराग्राफ, जो कि चीज़ें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ वही चीज़ें दोबारा आ गई हैं। देखिए एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटोकर इसको इरेज कर देता हूँ, देन आपको थोड़ा अच्छे से समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है इंश्योर दैट एवरी न्यू पैराग्राफ इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, यानी मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने ये लिखा है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ मेरा न्यू पैराग्राफ ये है, तो ये पैराग्राफ हमेशा याद रहे कि जो पहला पैराग्राफ है, पुराना पैराग्राफ, ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे से रिलेट करते हों। प्लान टू फ्लो एंड डेवलपमेंट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट बिफोर यू स्टार्ट, तो उसको एक तरीके से प्लान करें, ये नहीं कि मतलब स्टार्ट कर दिया तो फिर पता ही नहीं कि कब ख़त्म करना है, क्या चीज़ों को कहाँ पर डालना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं जब आप अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं और अपनी राइटिंग में एक तरीके से मैं थोड़ा सा यहाँ पर जी, ठीक है। तो जब हम अपनी राइटिंग में कोहेरेंस को प्राप्त करना चाहते हैं तब ये चीज़ें आ जाती हैं बहुत सी बार, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, स्ट्रेटजी है, ये पॉइंट्स होने चाहिए आपके माइंड में जब आप अपनी राइटिंग में एक तरीके से अच्छे से रिलेट करना चाहते हैं अपने पैराग्राफ्स को, अपनी राइटिंग्स को एक दूसरे से। तो इस तरीके जब स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं आप अपने अंदर एज अ राइटर, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कोहेजन्स का, तो वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मेक श्योर दैट टेक्स्ट रीड्स लाइक ए यूनिट,
यानी जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो एक तरीके से यूनिट वाइज होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए, जिससे आप जो पढ़ने वाला है, रीडर है, उसको अच्छे से स्पष्ट हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या चीज़ कहाँ पर दी गई है, ये यूनिट है तो ये इसके बारे में है। जैसे कि आपने इग्नू की बुक देखी होगी, ठीक है, इग्नू की बुक में यूनिट वाइज हर चीज़ को डिफाइन किया गया है अच्छे से, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। यूज़ लिंकिंग डिवाइस एंड लॉजिकल कनेक्टर्स, तो ये लॉजिकली चीज़ें होनी चाहिए, लिंकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। बी केयरफुल नॉट टू ओवर यूज़ सर्टेन लिंकिंग फ्रेजेस, यानी जो बहुत से फ्रेजेस होते हैं हम याद रहे कि हम वो ज़्यादा याद मतलब ऐसी जगह जहाँ पर उनका यूज़ भी नहीं था तब भी आपने डाल दिया, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब ओवर यूज़ उनका नहीं होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा इतना सा याद रख लीजिएगा। ये 3-4 टॉपिक ये हैं, सॉरी पॉइंट ये हैं, और ये 5-6 पॉइंट यहाँ पर ये हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी मैंने देखा है, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लेके, एक क्वेश्चन था आपका, मैं दिखाई देता हूँ आपको, देखिए एक क्वेश्चन था आपका, स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग कोहेरेंस एंड कोहेजन्स इन अ पैराग्राफ। तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट की है, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं इसके। देखिए द कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड, ये क्या है जिसमें हम कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड किसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, पूरा देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। द कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड, the Cornell system is a unique system of note taking that allows you to visually organize your notes and quiz yourself on the material later on without मेकिंग फ्लैश कार्ड्स। यानी देखिए क्या है, एक ऐसा मेथड है नोट बनाने का, एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूँ इसका एक एग्जांपल, जिसमें क्वेश्चन भी आप पूछोगे अपने आप से, या जो आपने टॉपिक लेगा उससे संबंधित क्वेश्चंस भी लिखोगे, साथ ही नोट्स भी उसके बनाओगे, समरी भी बनाओगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी अलग तरीके से फ्लैश कार्ड होते हैं, जैसे हम चिपका देते हैं, कोई भी यहाँ पर हमने लिखा और उसको फिर यहाँ पर चिपका दिया, तो इस तरीके से कोई भी अलग चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती, ये पूरा अपने आप में खुद एक नोट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड। To use Cornell, start by leaving a 2-inch column on the left hand side, यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इस तरफ, हमें यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ 2 इंच का कॉलम छोड़ना होगा। वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह जो चीज़ें बताई गई हैं वो यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। लेफ़्ट साइड ऑन द पेज यू शुड ऑल्सो टू श्योर टू लीव अ स्पेस ऑफ 3-4 लाइन ब्लैंक ऑन द बॉटम ऑफ द पेज। यानी देखिए किस तरीके से है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार और आप बताना चाहूँगा इसको इरेज करके। इसका आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं देखोगे आप अच्छे से चीज़ें आपकी माइंड तक नहीं पहुंचेगी। देखिए एक पेज है जिस पे हम नोट्स बनाने वाले हैं, ये पेज, इसमें आपको बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना है। अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड, तो बिल्कुल आपको इसी पर बनाकर लिखना है कि एक पेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड 2 इंच का स्पेस छोड़ते हैं। इसी तरह हम लास्ट में बॉटम पर 3 से 4 लाइन का स्पेस छोड़ते हैं। यहाँ पर हम समरी लिखने के लिए इसको छोड़ते हैं, बाकी जो पूरी बॉडी है, पूरा नोट्स है, वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अभी इसका एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा इसमें और पढ़ लेते हैं। वंस दीज एरियाज हैव बीन डिज़ाइन, यानी ये 2 एरिया जो एक बार अगर हमने इनको डिज़ाइन कर लिया, यू कैन टेक नोट्स ऑन द रेस्ट ऑफ द पेज, बचे हुए पेज पर। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो बचा हुआ पेज ये है, इस पर हम नोट्स बनाते हैं ये 2 एरिया छोड़ने के बाद, एज यू नॉर्मली वुड, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू यूज़ ब्लैंक स्पेस टू सेपरेट एंड ऑर्गेनाइज न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो इसके बारे में अब मैं आपको सीधा इसके जो एग्ज़ाम्पल है उसके ऊपर लेकर चलता हूँ। चलिए देखिए, ये रहा वो एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल ऐसे ही कोरल नोट मेकिंग बनती है। देखिए यहाँ पर इसका नाम लिखा गया है। देन यहाँ पर जैसे हमने बात की थी 2-2.5 इंच की जगह छोड़ी गई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आप क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं उसी पैराग्राफ से संबंधित जो भी पॉइंट या नोट से संबंधित, यानी जैसे आपने पर्यावरण पर लिखा है तो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित आप क्वेश्चंस लिख सकते हो। उसके बाद कंप्लीट समरी आप यहाँ पर लिखते हो, जिससे देखने के तुरंत बाद आपको आ जाए कि क्या पूरे पैराग्राफ में लिखा है। समराइज़ करना होता है उस चीज़ को। उसके बाद सॉरी
जो एक्चुअल नोट होते हैं आपके वो यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चंस लिख सकते हो, क्लू लिख सकते हो, या कोई क्वेश्चन आपने शॉर्ट फॉर्म लिखी है उसको लिख सकते हो, ठीक है। मेन क्वेश्चन जो आपके नोट्स हैं वो यहाँ पर होते हैं इस पूरी जगह पर। तो ये था कॉर्नल नोट मेकिंग मेथड। आई होप कि अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके अलावा जो हमने कोहेरेंस और कोहेजन्स की बात की है वो भी आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियोज़ के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको बीए में कोई बीए के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इग्नू की, उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराया जा रहा है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराया भी जा चुका है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, साथ ही जो आपदा प्रबंधन हुआ जैसे, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट से संबंधित जो आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर उनको कंटिन्यूसली कवर कराया जा रहा है। BGS 183 में भी मैंने 3-4 वीडियो बना दिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इंग्लिश में है तो इसकी सारी वीडियोस देखिएगा। इसके अलावा BPAG जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है 174, उस पर भी वीडियो बनाई है। बहुत सारी यूनिट वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे उनको कंप्लीट किया जा चुका है। हिस्ट्री में भी BHIC 133, BHIC 134, BHIC 132, 1 ये सभी आ चुकी हैं वीडियो, कुछ आ चुकी हैं, कुछ रह रही हैं। इसके अलावा BPSC का भी जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की आई होप शायद मैंने बना दी हैं। थर्ड ईयर की जो बनाई हैं वो आप देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकंड ईयर की मैंने बनाई है, सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको देख लेनी चाहिए। बाकी फर्स्ट ईयर की और थर्ड ईयर की भी जल्द ही आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। देखिए जैसे आप समझ सकते हो, अगर आप पढ़ते इन चीज़ों को इग्नू की बुक से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ होती इन चीज़ों को समझने में। जैसे मैंने देखो पहले जो आपको पढ़ के दिखाया था कोहेरेंस और कोहेजन्स के बारे में, वो इग्नू की बुक से ही लिया गया, वो उसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो इसी वजह से मैंने इसको विभिन्न सोर्सेज से, विभिन्न वेबसाइट से इसको रिसर्च किया, इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में जाना और एग्जांपल्स वगैरह इसके देखे, जिससे आपको अच्छे से इसको समझा सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से एक जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट के साथ, जो कि सीधे आपके माइंड तक पहुंचे और चीज़ों को आपके लिए आसान बनाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।